हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इंटरव्यू करने वाले हैं एक एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट का। और इन्होंने एमटीएस 2024 में सिलेक्शन भी लिया है और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो एक तो इनसे प्रिपरेशन के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे कि इन्होंने जो किस अटेम्प्ट में निकाला, कितने रॉ मार्क्स थे, इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे। साथ ही में अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो जीके और इंग्लिश के लिए जो बेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में इन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है तो वर्क प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एमटीएस एक लेवल 1 का जॉब है और इसको लेके मार्केट में बहुत ज्यादा मिथ है। अगर आप गूगल करते हो व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ एमटीएस तो वहां पे बहुत सारी चीजें दिखा देता है। या आप आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना पूछे आपके बता देते हैं कि भाई कितनी खराब जॉब है। तो इस इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एमटीएस कितनी बेटर जॉब है। आप अपनी सराउंडिंग और बहुत सारे लोगों से ये सुनते हो कितनी खराब जॉब है। और आज इस इंटरव्यू का जो मेन फोकस है वो वर्क प्रोफाइल को लेकर ही है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जॉब लगने के बाद। एक जॉब लगना और एक जॉब ना होना, उन दोनों के बीच में क्या गैप है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो कितना इसको टारगेट करना चाहिए वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं मनीष। तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर उसके बाद हमारे कुछ सवाल हैं वो हम आपसे पूछेंगे। ओके सर। सबसे पहले सर थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया कि अपना जर्नी प्रिपरेशन को उसको शेयर करने के लिए। सर मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और हम झारखंड से हैं। हाँ। और ये सर मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था तैयारी में। एमटीएस का थर्ड अटेम्प्ट था। ठीक है, अभी हम थर्ड अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आगे बात करने से पहले। अभी जैसे एमटीएस आप थर्ड अटेम्प्ट लगा आपको, तो थोड़ा आप बता पाओगे कि कोई गलती की या किस वजह से आपको यहाँ थर्ड अटेम्प्ट लगा एमटीएस को क्लियर करने में, जो कि एक नया बच्चा समझ सके उस चीज को। एक्चुअल में सर क्या है कि अगर बढ़िया से तैयारी रहेगा, बढ़िया से फोकस के साथ करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। ओके। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम था कि सर हम पहले काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। बेसिकली आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, साथ में एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। राइट। और थोड़ा सा आप मुझे बताओगे कि जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे वो कितने घंटे की जॉब थी? तो सर 8 घंटा का तो था, नाम का था, लेकिन एक्चुअल में क्या काम थोड़ा ज्यादा रहता था तो 10-12 घंटा हो जाता था। मतलब 10-12 घंटा करने के साथ साथ आप ये पेपर भी दे रहे थे? यस सर। ये भाई देखो, उन लोगों के लिए ये बात सुन लो भाई, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो और अगर आप घर पे बैठे हुए हो, लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो प्लीज ये बात देख लो। एक बच्चा जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद एसएससी दे रहा था और आज उसने फाइनल सिलेक्शन भी लिया है, तो थोड़ी सी आपको अपने अंदर ऐसा फील करना चाहिए कि आपके पास पूरा 24 घंटे में से 24 घंटे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो अभी हम आएंगे, लेकिन इस चीज से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि एक बच्चा जब जॉब के साथ निकाल सकता है या जॉब के साथ तैयारी कर सकता है, तो आपको जब 24 घंटे मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, वापस से उसी टॉपिक पे आते हैं। कि एमटीएस आपने 2024 दिया, तो उस वक्त आप जॉब कर रहे थे क्या? नहीं सर, उस वक्त जॉब हम छोड़ चुके थे। आपने एमटीएस के लिए तैयारी के लिए जॉब छोड़ दी थी? यस सर, जॉब छोड़ दिए थे। तो टाइम एक्चुअली बहुत टाइम थोड़ा कम मिलते जा रहा था दिनों दिन। ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए एक जॉब में हो और वो आपने जॉब छोड़ना भी, बहुत सारे बच्चे नहीं छोड़ पाते हैं, वो फंस के रह जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है, उन्हें विश्वास नहीं होता। तो एक ये स्टेप लेना कि एक जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, एंड सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं छोड़ा होगा, नो डाउट। यस सर, नहीं सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं छोड़े थे, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली सर जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली भी घर में सपोर्ट करना था। तो जॉब छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन अल्टीमेटली सोचे कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर रह के ग्रोथ हमको नहीं दिख रहा था ज्यादा। हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपको जहाँ भी थे आपको नहीं लग रहा था कि मेरा आगे ज्यादा ग्रोथ है। हाँ, इस वजह से सर ये बहुत ही हार्ड डिसीजन था मेरे लिए, बट हिम्मत किया और जॉब क्विट किए 2023 मार्च में हम। आपने ज्वाइन कब किया था जॉब को? 2019 में किए थे सर। और इस वक्त तक ग्रेजुएशन हो चुकी थी आपकी? 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि 2018 में ग्रेजुएशन हो गया, फिर 2019 में जॉब किया, 4 साल जॉब भी किया और साथ में प्रिपरेशन किया। पेपर इस वजह से नहीं निकला क्योंकि उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा था। सही बोल रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फिर उसके बाद 4 साल बाद फिर से जॉब छोड़ा और फिर से तैयारी किया। तो अभी किस एज में आपने ये पेपर क्रैक किया है? ये सर 27 में। 27 की एज में आपने ये पेपर को क्रैक किया है। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि यंग माइंड ही होगा तभी आप पढ़ पाओगे, इतना जॉब करने के बाद। और जब 4 साल जॉब कर लेता है उसके बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल था मेरे लिए। वो मतलब जो बच्चा जॉब कर रहा है वही समझता है कि जॉब छोड़ने के बाद पढ़ाई करना, वापस से कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है।
अच्छा, आपका 2024 का जो पेपर था, तो वो आपका कौन सी डेट को था और किस शिफ्ट में पेपर था? वो सर मेरा 28 अक्टूबर को पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट था वो। मतलब आपकी सबसे आसान शिफ्ट हाँ, आई थी। सेकंड इजीएस्ट तो था। कितना हाँ, रॉ स्कोर किया रॉ आपने? सर मेरा 118 था, और उसमें इंग्लिश में मेरा फुल था और 75 में 75 था। 75 में से हाँ, 75 था। और जीके में मेरा अपना 43 था। हाँ, हाँ, ओके, 75 में से 43 जीके में था हाँ, और इंग्लिश में 75 में से 75 था। यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी सर। कि क्या आपके मॉक में आप इंग्लिश में फुल में से फुल करते थे? जैसे फुल मॉक दे रहे हो सीजीएल का या एमटीएस का, या जैसे बहुत सारे बच्चों को हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम कभी-कभी जो हम मॉक में स्कोर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रियल पेपर में कर देते हैं। हाँ, राइट। या कभी-कभी ऐसा होता है कि मॉक में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बट रियल पेपर में उतना नहीं कर पाते। तो क्या आप यहाँ भी इंग्लिश में उतने होशियार थे कि 25 में से 25 करते थे सही? ऐसा नहीं सर, बहुत कम ही होता था, 25 से 25 आता था। मतलब आता था बट बहुत रेयर आता हाँ, था। बहुत रेयर आता था। तो एक बच्चा जो अभी थोड़े बहुत कम भी कर पा रहा है तो वो ये विश्वास रख सकता है कि पेपर में अगर मेरा पढ़ा हुआ आ गया तो मैं 25 में से 25 कर लूंगा। एकदम डेफिनेटली कर सकता है सर। ओके 25 से 25 कर सकता है। ओके। और एक और चीज है, देखो अभी ये बात जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी इजी शिफ्ट आ रही है तो 120 स्कोर करोगे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और उसका एक एग्जाम्पल भी है, देखो 118 था और 118 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जो आप अपने पेपर में कट ऑफ देखते हो वो नॉर्मलाइज्ड होती है 130, 135, 132, 122, 125। अगर टफ शिफ्ट आ रही है आपके अकॉर्डिंग, एक टफ शिफ्ट में एक बच्चे को कितना स्कोर, आपने आसपास भी देखे होंगे अपने बैच के और लोगों को भी जानते होंगे, तो मिनिमम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है टफ शिफ्ट में किसी का? मिनिमम सर मेरा नॉलेज में 103 में एक लड़का का हुआ है सिलेक्शन। हाँ, 103 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ फाइनल है। सिलेक्शन हुआ है। किस कैटेगरी से? वो सर ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और मतलब अगर टफ शिफ्ट आ रहा है तो 100 प्लस 105 स्कोर करेगा तो हो जाएगा उसका। 100 प्लस 105 का राउंड रहेगा ना, तो फिर चांसेस एकदम हो जाएगा हार्ड शिफ्ट में। अभी जैसे अगर कोई बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहा है, एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है, तो उसे मॉक में और प्रीवियस ईयर पेपर में कितना टारगेट करना चाहिए कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मैं एक अच्छी तैयारी करूं? प्रीवियस ईयर है तो फिर 110 के आसपास, और ऑल ओवर देखा जाए ना, कोई भी आप पेपर दीजिए 100 प्लस मार्क्स रहेगा तो एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया। एमटीएस में? एमटीएस में बढ़िया चल रहा है। मतलब अपना टारगेट ये रखो, अगर 100 प्लस नहीं आ रहा तो 100 प्लस करने की कोशिश करो, और 100 के समथिंग अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो डेफिनेटली के चांसेस है कि हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, अभी एक और सवाल है कि एमटीएस 2025 में लगभग अभी 3 महीने बचे हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अभी जगे हैं, मतलब पढ़ रहे थे लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अभी उन्हें समझ में आया कि ठीक है अब पेपर आने वाला है, तो अब उनके दिमाग में डाउट भी आ गया है साथ में कि जब से तो बहुत सारे रीजंस की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाया, लेकिन अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने में अगर एक बच्चा तैयारी करता है तो आपके अकॉर्डिंग पेपर निकाल सकता है या नहीं? निकाल सकता है, लेकिन शर्त यही कि अगर उसका स्कूलिंग सही, एकेडमिक सही है तो निकाल सकता है। न्यूली पूरा एकदम फ्रेश बच्चा है तो एकदम बहुत सटीक से पढ़ना पड़ेगा, तरीका से पढ़ना पड़ेगा 3 महीना। मतलब जो बिल्कुल बिगिनर है, जो एमटीएस के बारे में, सिलेबस के बारे में अभी उसने पढ़ना शुरू किया है, तो उसको ज्यादा मेहनत है और उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, और पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता सिलेक्शन। सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये है कि उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और सोर्स थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा और मल्टीपल उसी टाइम उसी को रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि क्वेश्चन का जो दायरा है बहुत लिमिट है, उतना ज्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लिश प्रीवियस ईयर आता है एकदम मैक्सिमम। हाँ। और जीके जीएस में जो है कि बहुत लिमिटेड सोर्स से ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं, ताकि फिर कंफ्यूजन होने लगता है, फिर जो है कि उसको मेमोराइज करना फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, और अगर एक बच्चा रिपीटर है और वो अभी अगर सीरियस होकर पढ़ाई करे तो वो निकाल सकता है? वो तो निकालेगा सर, अगर वो एकदम रिपीटर से और अभी से पूरा सीरियस हो जाएगा तो आराम से निकालेगा एग्जाम। ओके। तो अभी जैसे अभी आपने सोर्स के बारे में बात की कि लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, तो अगर एक बच्चा एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है तो आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोर्स है वो क्या होगा? देखिए, जीके के लिए जो है ना, कहीं से भी पढ़ी, लेकिन पीवाईक्यू बेस होना चाहिए। ओके। पीवाईक्यू बेस से रहने से क्या होता है, एग्जाम में जो है ना मैक्सिमम 18 से 20 क्वेश्चन जो है ना पीवाईक्यू बेस आ जाता है। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि बेंडर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेंडर चेंज हो या कुछ भी हो, पीवाईक्यू ऑलवेज रिलेवेंट ही रहेंगे। और जैसे आज भी प्रीवियस ईयर से सवाल आते हैं और आगे भी प्रीवियस ईयर से आएंगे। तो आप कोई टीचर, कोई मतलब आप जो रिकमेंड करना चाहते हो कि एक बच्चा जहां से पढ़ सके? नहीं, देखिए सर, पढ़ने के लिए जो है ना जीके जी सब बढ़िया होता है पीवाईक्यू बेस। पीवाईक्यू में कहीं से पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीवाईक्यू बेस होना चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट वगैरह जो है क्वेश्चन से रिलेटेड उसको ऐड करते चलिए साथ में, लेकिन पीवाईक्यू बेस के हिसाब से। ओके। तो पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़िए। और अभी जो है कि सर का हम देखे हैं अर्जुन बैच जो पढ़ा रहे आप, वो देखे हैं, तो जो आपका है कि पीवाईक्यू बेस है, तो उस आधार पे उसको अगर रिवीजन करेगा, पढ़ेगा सही से और उसी को बार बार रिवीजन करेगा ना,
तो काम चल जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू बेस है। अच्छा, हाँ। अर्जुन बैच के हमने जो नोट्स वगैरह भेजे थे वो देखे आप? हाँ, वो देखे तब ना बोले सर, उसी को देखते हुए हम बोल रहे हैं। तो मतलब वो आपके अकॉर्डिंग रिलेवेंट हाँ, है? रिलेवेंट है। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं कि भैया क्या ये कंप्लीट सोर्स है या मुझे कहीं से और फॉलो करने की जरूरत है? तो मैं बस एक ही बात बोलता हूँ कि आप वो करते रहिए और सेक्शनल टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, तो अगर आप कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए, हम तो बोले पहले जितना भैया पढ़ाया ना उसी को बार-बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए जीके जीएस में, और टाइम भी थोड़ा कम है। और जितना पढ़ लो कम ही रहता है जीके जीएस में। इसलिए जीके जीएस का सोर्स पे लिमिटेड ही रखना चाहिए, और जो पढ़े उसी को बार-बार रिवीजन कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर वो पढ़ने का मन है तो लूसेंट वगैरह से पढ़ सकते हैं। लूसेंट से भी कुछ क्लैरिटी आ सकता है, अगर पढ़ना है तो ऑप्शनल में बोल रहे हैं। हाँ, और उसमें ये भी है कि जीके में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि यूपीएससी वाला बच्चा भी जीके पढ़ रहा है, एक सीजीएल वाला बच्चा, सीजीएल और एमटीएस तो खैर सिमिलर ही रहता है, जीके उतना डिफरेंस नहीं आता, बट जीके में पढ़ने को बहुत कुछ है। लेकिन आप ये सारी चीजों के पीछे मत भागो, एक सोर्स के पीछे भागो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप अर्जुन बैच देखो, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप वहां पर ही पढ़ते रहो और वहीं पर आप लिमिटेड रहो, उसी कंटेंट पे विश्वास रखो, चाहे आप किसी भी टीचर पे पढ़ रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, 10 सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है, एक सोर्स के पीछे 10 बार भागना है, ये चीज ध्यान रखो। एंड आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर वो प्रीवियस ईयर चीजों को करा के साथ में लेके चल रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पढ़ा रहे हैं, है ना? अब हम थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे बताओ कि एक बच्चे को ग्रामर कहाँ से करनी चाहिए? ग्रामर के लिए सर कोई भी एक टीचर देख सकते हैं बढ़िया, यूट्यूब बहुत सारा टीचर है, किसी का भी एक डेमो जैसा देख सकते हैं, उसका ले सकते हैं। लेकिन हम जो ग्रामर के अमन सर से पढ़े हैं, अमन वशिष्ठ सर, हाँ, उसी से पढ़े हैं। उनका पेड कोर्स था, उन्हीं से लेके पढ़े थे। मेरे पास थोड़ा टाइम था उस समय, जॉब क्विट किए हुए थे, मेरे पास सोचे थे पढ़ना ही है पूरा। तो आपने पूरा अमन सर का डेडिकेटेड बैच लिया हुआ था? डेडिकेटेड बैच लिए थे, वहीं से पढ़े थे। और टाइम अगर जैसे भी कम है, टाइम कम है तो आपका जो है 45 रूल वाला ग्रामर वाला जो देखे थे हम, तो वहां से रिवीजन के तौर पे कर सकता है, लेकिन सोचेगा उससे हम पूरा क्लियर कर ले ग्रामर तो नहीं हो पाएगा। मतलब आपको अगर डेडिकेटेड होके पढ़ना है तो बैच करना पड़ेगा, और अगर आपको एक क्विक रिवीजन के लिए चाहिए तो आप 45 ग्रामर रूल को रेफर कर सकते हैं। एकदम उसको आराम से कर सकते हैं, एकदम बढ़िया रिवीजन के लिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा बुकैब वाले सेक्शन की तरफ। ठीक है। तो आप बुकैब बताइए कि आपने लगभग कितनी बुकैब याद की थी और कहाँ से याद की थी? बुकैब के लिए सिर्फ पिनेकल बुक हम लिए थे, पीवाईक्यू वाला। उसमें सब कुछ था, उसमें क्लोज टेस्ट था, पैसेज वगैरह सब कुछ था, लेकिन उसमें सिर्फ हम वोकैब पढ़े हैं। अच्छा, पिनेकल से आपने वोकैब किया? हाँ, सिर्फ वहाँ से वोकैब किए हैं। और लगभग आपने कितनी वोकैब किया होगा जब आप पेपर देने गए थे? लगभग 4000 का समथिंग होगा। मतलब 4000 वोकैब आपको याद थी? हाँ, उतना याद था बढ़िया से। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में। आप एज अ एमटीएस अभी ज्वाइन हुए कितना टाइम हो गया आपको? लगभग 1.5 महीना करीब हो गया। 1.5 महीना हो गया है। तो एक्चुअल वर्क प्रोफाइल क्या होती है? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, आप भी जॉब कर रहे हो, आपके बैच के लोग भी जॉब कर रहे हैं, साथ में एज अ एमटीएस कुछ और लोग भी होंगे जो आपके ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो एमटीएस की थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल को एक्सप्लेन करो डिटेल में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलती है जब वो नेगेटिव चीजें सुनते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। एंड शायद आप भी जब जॉब से पहले आपके दिमाग में भी बहुत सारे डाउट आए होंगे कि कैसी जॉब होती है, क्या होता है। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि जो डाउट आपके दिमाग में थे वो और बच्चे के दिमाग में ना रहे। देखिए, सबसे पहले कि एमटीएस में जो है ना, काम आपको पेपर वर्क रहता है, सिस्टम का काम रहता है। मतलब जैसा आप लोग सुनते हैं इधर उधर ऐसा कुछ काम नहीं, काम आपको सिस्टम में ही काम मिलेगा या पेपर वर्क काम मिलेगा। जिसमें हो गया आपको टपाल का काम मिलता है। टपाल का काम ये रहता है कि बाहर से कुछ डॉक्यूमेंट्स आता है, पेपर आता है, वो सर के पास लेकर जाना होता है। इस तरह का टपाल का काम रहता है। कुछ सिस्टम का काम रहता है, आपको सिस्टम मिलेगा, सिस्टम में कुछ काम रहेगा, वो करना है आपको। मतलब कि आपको कुल मिला के देखा जाए तो सिस्टम में ही आपको काम है, और कुछ इधर उधर कुछ काम नहीं करना पड़ता है। बढ़िया काम है, क्लर्क एकदम बोल सकते हैं क्लरिकल जॉब है, और बेसिकली डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब है बोल सकते हैं। हाँ, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा टपाल का काम करना पड़ेगा, इनवर्ड आउटवर्ड। उसके बाद आप जैसे जैसे सीखते जाओगे, आप सिस्टम पे काम करने लग जाओगे, आप सिस्टम के बारे में नॉलेज रखने लग जाओगे, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी डिपार्टमेंट में। आप फिर वो मैटर नहीं करेगा कि आप एमटीएस हो, आप टीए हो, क्या हो। अगर आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और ईमानदारी से काम कर रहे हो और आप एमटीएस ही हो, मैंने बहुत सारे बच्चों से जानता हूँ जो 1-2 साल हो गए, जो बहुत अच्छे हो गए, और वो बताते हैं कि मतलब उनकी वैल्यू जो ऑफिसर्स हैं, जो टीए हैं या जो और थोड़े ओएस वगैरह हैं, उनसे ज्यादा वैल्यू होती है उनकी, क्योंकि उनको ज्यादा काम आता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, और नॉलेज रहेगा तो आपको बढ़िया वैल्यू मिलेगा, काम भी बढ़िया मिलेगा, तो बढ़िया लगेगा काम करने में, अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब जो बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर आप डिपार्टमेंट में आते हो तो, और अगर आप काम करना सीखते हो तो धीरे धीरे आपको काम अच्छा ही मिलेगा। आपको पहले टपाल का इनवर्ड आउटवर्ड करने को दे देते हैं शुरुआत में, हाँ, फिर उसके बाद सिस्टम दे दिया जाएगा। सिस्टम अभी भी मिल जा रहा है सर, अभी भी अच्छा। सिस्टम में काम करने मिल जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छा, आपके बैच के लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, हम खुद कुछ काम करते हैं सिस्टम में भी मिलता है। अच्छा, सिस्टम पे करते हो और टपाल करते हो? टपाल भी, सिस्टम भी। अच्छा, मैं दोनों काम कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि न्यू है तो नहीं मिलेगा, न्यू सबको भी मिल जाता है काम के लिए। हाँ, बस आना चाहिए काम, और धीरे धीरे देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घर से ही सीख के आएगा, बस तुम्हारे अंदर सीखने की रुचि होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए सीखने के लिए। हाँ, तब जाके आपको काम करने में अच्छा लगेगा और सिस्टम का काम वगैरह आपको मिलेगा। हाँ। और उसके बाद जैसे कुछ सवाल है, जैसे कि स्टडी टाइम के बारे में बात करते हैं। ऑफिस में लगभग कितना टाइम निकाल लेते हो आप, या आपके जो और है, जहाँ एक बच्चा एमटीएस की तैयारी, एमटीएस जॉब कर रहा है, तो वो लगभग कितना टाइम ऑफिस में निकाल सकता है और कितना टाइम ओवरऑल लगा निकाल सकता है? देखिए, ऑफिस में जो है कि काम भी अलग अलग तरह का रहता है, उसमें इनकम टैक्स में अलग अलग सेक्शन है, यूनिट हाँ। बना हुआ है, तो आपको कौन सा यूनिट मिला है उस हिसाब से आपको पता चलेगा टाइम को कितना मिल रहा है पढ़ने के लिए। किसी किसी यूनिट में है कि आपको 8 घंटा में मुश्किल मुश्किल 1 घंटा का काम रहता है, हाँ। बाकी पढ़िए। किसी किसी यूनिट में कि 8 घंटा में आपको पूरा 8 घंटा काम करना पड़ेगा। तो ये है कि ऐसा नहीं, मतलब मैक्सिमम आपको है कि टाइम मिल जाता है, मैक्सिमम यूनिट ऐसा है जहाँ पे आपको काम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। मतलब हाँ। इनकम टैक्स में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, यूनिट्स होते हैं, हाँ। जैसे टीडीएस हो गया, जाओ है, हाँ, एयू है, बीयू है। आपका किसमें है? मेरा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा काम रहता है, सबसे ज्यादा एक डिपार्टमेंट अगर इनकम टैक्स के अंदर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा काम रहता है। काम ज्यादा रहता है, इस वजह से थोड़ा वो काम टाइम थोड़ा कम मिल पाता है पढ़ने की। हाँ, वरना अगर एक दो यूनिट को छोड़ दिया जाए इन्वेस्टिगेशन वगैरह को, वहां पर और सेक्शन की या यूनिट की बात करेंगे तो बहुत टाइम मिलता है। अब 2-3 घंटे निकाल सकते हो अपना काम प्रॉपर करने के बावजूद भी। 4-5 घंटा निकाल लेगा आराम। हाँ, और अच्छा, बिहेवियर की बात करें, जैसे ग्रेड 1 की जॉब है, लेवल 1 की जॉब है, आप ऐसा एमटीएस ऑफिस में जा रहे हो, तो आपका सीनियर्स और आपके ऑफिसर्स कैसे हैं आपके साथ? सर कोऑपरेटिव बढ़िया है सर, वो लोग मतलब पढ़ते उड़ते हैं तो कुछ बोलते नहीं, बोलते ठीक है पढ़ो, बढ़िया कर रहा है। हाँ, मतलब कोऑपरेटिव है, बढ़िया है, और हर चीज में सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो हेल्प करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं देखते कि भाई तुम एमटीएस हो, एज लेवल 1 की जॉब कर रहे हो, एकदम ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा ऑफिसर्स, जितने भी लोगों से मैंने बात किया है, मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि कोई ऑफिसर बेकार हो। हमेशा आपको पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करते हैं, भाई काम करो, काम ऑफिस का काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करते रहो। काम को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, काम करके उसके बाद पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलते नहीं। हाँ, और सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जैसे अभी आपके पास 2 महीने पहले जॉब नहीं थी, और फिर आपका रिजल्ट आया, आपकी जॉब लगी, एंड अभी आप जॉब कर रहे हो, तो आपने दोनों लाइफ देखी हुई है। यस सर। तो क्या डिफरेंस है आज में और जॉब लगने से पहले में? सर डिफरेंस तो सर जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि उससे पहले 1 रुपए का अर्निंग का सोर्स नहीं था। पहले हम जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, फिर जॉब छोड़ दिए थे, तो मेरा और वो बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि काम करने का मेरा हैबिट था जॉब करते हुए। फिर जॉब छोड़ दिया तो फाइनली एक इनकम का सोर्स मेरा खत्म हो गया। तो मेरे साथ बहुत बुरा कंडीशन था, इसलिए फिर हमको बहुत बेहतर लगा, अच्छा लगा कि हाँ मेरे पास अब फिर से हम जॉब में वापस आ गए, और उस समय तो प्राइवेट में थे, अब सरकारी में आ गए, तो और ज्यादा हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और एक होता है कि बेरोजगारी का टैग खत्म हो गया, बेरोजगारी का टैग खत्म हो गया, तो फाइनेंस से मतलब हमेशा के लिए एक तरह से देखा जाए तो। और अभी आगे चल के आपको एमटीएस से प्रमोशन भी होगा, टीए भी बनेंगे, आगे चल के इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे, और एक अगर एमटीएस ज्वाइन करता है वो आईटीओ तक जा सकता है प्रमोशन लेकर। कम एज में कर ले तो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा ये है कि अभी ऐसा तो है नहीं कि, और एक और चीज है कि एमटीएस सिर्फ अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि एमटीएस किसी का ऐसा नहीं होता कि किसी का गोल है, किसी का ड्रीम है। ये मानो कि मजबूरी होती है कि भाई आप सीजीएल, या तो आपकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए आप एमटीएस में आ रहे हो, या आपके पास उतना वक्त नहीं है इसलिए आप एमटीएस को अभी पेपर दे रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती। लेकिन आप यहाँ आकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलाउ करती है, आप 4-5 घंटे पर डे निकाल सकते हो आराम से। निकाल सकते हैं आराम से। और एक बच्चा अगर अभी, जैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अभी सर हम अभी सीजीएल होगा उसका देंगे, मतलब एसएससी पे ही फोकस है, और एमटीएस तो हो गया निकल गया, तो फिर सीजीएल का हम देंगे। तो बेसिकली आपको लगता है कि आपको इस जॉब में रहकर 4-5 घंटे मिल रहे हैं, या एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है जो आप पेपर निकाल सकते हो? हाँ, अभी टाइम मिल जा रहा है, कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली आप जॉब के साथ आके, जरूर ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ एमटीएस पे रुकोगे, आप एमटीएस जॉब ज्वाइन कर लो, उसके बाद सीजीएल कर सकते हो, स्टेट का पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ कर रहे होते हैं, आप अकेले नहीं हो। और दूसरी चीज,
आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। हाँ, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर कोई सिलेक्टेड नहीं है, जहाँ पर बच्चे सीरियस नहीं है, जहाँ पर कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर जब आप जॉब ज्वाइन कर लोगे, जैसे अभी आपने किया होगा, तो यहाँ पर जो ऑफिस के और भी कलीग हैं, उनमें कंपटीशन होता है, वो सब पढ़ रहे हैं और फिर खुद को भी आता है कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ने का मन रहेगा फिर भी पढ़िएगा, फिर भी क्योंकि अगला आदमी को आप देख रहे पढ़ते हो, आपका कलीग सब पढ़ रहा होता है, जबकि उसी फील्ड से सेम फील्ड में वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो खुद में गिल्टी फील होता है। हाँ, और एक और चीज होता है कि अभी जब आप जॉब करने आते हो, आपके थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं, तो आप अभी भी जैसे महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हो, आपका होम स्टेट झारखंड है, तो एक झारखंड का सपना भी होता है कि वापस से झारखंड जाना है, तो उसके लिए और बच्चा मेहनत करता है। तो बहुत सारे मोटिवेशन लेके आती है एक एमटीएस की जॉब भी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को ऐसे ले लो कि भाई नहीं, नेगेटिव चीजें ही देखो, इसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। आप जॉब में आकर और ज्यादा पढ़ोगे। बेशक आप जॉब कर रहे हो, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो जिन्होंने एमटीएस निकाला, जितना वो और पहले नहीं पढ़ रहे थे, जॉब से पहले नहीं पढ़ रहे थे, जबकि वो घर पे थे, जॉब के बाद उन्होंने ज्यादा मेहनत करना शुरू किया क्योंकि कंपटीशन वाला माहौल मिला। सही बोल रहे सर, टाइम भी कम रहता है ना सर। हाँ। तो टाइम भी कम रहता है, तो आदमी को लगता है कि बस इतना ही मेरे पास टाइम है, जो करना इसी में करना है। और जब 24 घंटे होते हैं, अरे पढ़ लेंगे प्रोक्रास्टिनेशन चलता रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम डेली टारगेट के बारे में पूछना चाहेंगे। आपने हमारा डेली टारगेट देखा हुआ है। हाँ, देखे। आपके अकॉर्डिंग एक बच्चा का डेली टारगेट को डेडिकेटेड होकर फॉलो करता है, तो क्या वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता है या नहीं? एकदम पहुंच जाएगा सर। अगर आप जो टारगेट दे रहे हैं उसको अगर सही से पढ़ेगा आदमी तो कर लेगा, आराम से कर लेगा। और उसमें हम आपका देखें कि मैथ और रीजनिंग का उसमें नहीं इंक्लूड है। हाँ। तो मैथ रीजनिंग को उतना जरूरत भी नहीं फोकस करने में। हाँ। क्योंकि एमटीएस में इसका वेटेज बहुत कम, सिर्फ पासिंग मार्क्स है। सिर्फ 40 में से आपको 12 मार्क्स लेके। हाँ, और वो आपका मॉक टेस्ट के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। और ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें रहता नहीं एमटीएस में, क्योंकि क्वालिफाइंग रहता है। तो आप जो भी टारगेट दे रहे हैं उसी को अगर प्रॉपर सही से किया जाए तो आराम से सर हो जाएगा। अच्छा, आप हमारे इस चैनल से कब से कनेक्टेड है? सर रिजल्ट आया ना, उसी के आसपास हम कनेक्टेड है, एमटीएस 2024 की समथिंग। तो आप चैनल के बारे में क्या रिव्यू देना चाहोगे, क्योंकि आप हम पहली बार मिल रहे हैं, बट चैनल आप 2024 रिजल्ट से फॉलो कर रहे हो। हाँ। तो क्या हमारे बारे में हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए या क्या रिव्यू है आपका, वो थोड़ा सा बताइए। सर चैनल में सर आपको जब भी हम देखे हैं वीडियो में, तो मतलब आप जो है कि सही चीज़ बताते हैं एकदम टू द पॉइंट, इधर उधर मतलब भटकने वाला कुछ बात ऐसा नहीं रहता है। जो आप बताते हैं एकदम फैक्ट बात बताते हैं, और आदमी सिर्फ उसी को फॉलो करेगा तो आराम से एग्जाम क्रैक कर लेगा। एमटीएस से जो जैसे एमटीएस का हिसाब चला रहे हैं बैच वगैरह, तो आप जो क्लासेस ले रहे हैं उसी को फॉलो किए करें सही से, और आपका जो है कि ये तरीका सही है सर पढ़ाने का। और हाँ। मतलब बेस्ट, मतलब हमको लगा आपका चैनल बेस्ट लगा, मतलब पढ़ाई करने के हिसाब से एकदम बढ़िया है तरीका। अच्छा, जब एक बार आपका डीबी से पहले भी हमने जो डीबी पे वीडियो बनाई थी, तो आप बता रहे थे अभी हमारी जब डिस्कशन हो रहा था कि वो डीबी वाली जो वीडियो देखी उससे सारे डाउट क्लियर हो गए थे। जो डीबी से क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या आपको लेके जाना है, कितना बहुत टेंशन होता है जब एक बार पहली बार जब जॉब लगती है, और बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें बता देते हैं, डर लग रहा होता है। तो उस पर भी मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, बताया था कि डरना नहीं है, ये सारी चीजें क्या सर आप जेन्युइन चीज बताते हैं और एकदम रियलिटी वाला चीज बताते हैं, जो आदमी के अब रिलाई कर सकता है, आपका जो चैनल है उसमें रिलाई कर सकता है। अब हम एक लास्ट बात करते हैं, वो है कि अगर अभी हमें नहीं पता वैकेंसी कितनी आएंगी, लेकिन अगर मैं 4000 से 7000 वैकेंसी मानता हूँ, एक बच्चा पेपर में बैठा हुआ है, हार्ड शिफ्ट आएगी तो उसका कितने नंबर पे आपके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो सकता है? वैकेंसी से 4 से 7000 के आसपास है, तो फिर भी आप जो है ना 100 के आसपास मान चलिए, 100 प्लस 105 के आसपास रखिए हार्ड शिफ्ट के लिए। हाँ, तो हो जाएगा। 105 के आसपास रखिए। मॉडरेट के लिए आप 115 के आसपास रखिए, और इजी शिफ्ट के लिए 120 रखिए। तो आप पेपर क्योंकि इस बार वैकेंसी हो सकता है कम आए, पिछली बार तो 13,000 था कुछ, जैसे 7,000 आया, तो थोड़ा मार्क्स अच्छा रहना चाहिए, 120 के आसपास रहना चाहिए। 120 के समथिंग। हाँ, 120 के समथिंग। ठीक है, तो ये सारे चीजें थी जो हमने आपसे पूछी, और ये मे भी बहुत सारे लोगों के जो डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे और बहुत हेल्प करेगा। और देखो, इस इंटरव्यू का करने का पर्पज ये है, एक तो वर्क प्रोफाइल को लेकर कि भाई वर्क प्रोफाइल उतनी खराब नहीं है जितना और लोग बता देते हैं, तो एक तो वो मिथ क्लियर हुआ होगा, और साथ में आप देखो ये भी समझ में आता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है हमें लोगों से कि एक बच्चा जो जॉब कर रहा था प्राइवेट, उसने वो छोड़ के, प्राइवेट के साथ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ ट्राई किया और वहाँ नहीं निकल पाया तो जॉब छोड़ के तैयारी की, तो आपको तो पूरा दिन मिल रहा है, आप पूरे दिन मिल रहा है, आप आराम से कर सकते हो। और अभी 3 महीने हैं, तो अभी ये इंटरव्यू डालने का यही मेन रीजन है मेरा कि आप मोटिवेट होके, आप कंसिस्टेंट होके पढ़ लो, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट होके पढ़ लोगे तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो पेपर को, 100% क्रैक करोगे। वो तो आप 2 साल मेहनत करो लगातार, तब भी कोई नहीं बोल सकता
है ना। और क्योंकि 1% लक भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो बस यही है कि पढ़ते रहो और खुद पे विश्वास रखो। खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थैंक यू भाई आने के लिए, और बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया था। ठीक है, यही खत्म करते हैं इसको। बाय बाय।